हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। सुमित की पाठशाला में प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा 13th लेक्चर है। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक एरे गिवन है 2 डायमेंशनल, जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिंट वैल्यू एट लोकेशन 2 0 मीन्स रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 0। यहाँ पर हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एरे फर्स्ट डायमेंशन जो कि रो को रिप्रेजेंट करती है वो मिसिंग है। बट फ्रेंड्स, जब आप इस कोड को रन करेंगे इट विल कंपाइल सक्सेसफुली, बिकॉज जब कभी भी आप 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तब फर्स्ट डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली रन होगा एंड रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 0 पे जो वैल्यू है विच इज 7 यहाँ पे आपका आउटपुट होगा। तो आप देख सकते हैं 7 आपका आउटपुट है एंड इन द एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फर्स्ट डायमेंशन को छोड़ के बाकी सभी डायमेंशन को मेंशन करना कंपलसरी है, बट यू कैन स्किप फर्स्ट डायमेंशन ऑफ एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पर भी आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे है जो कि एक कैरेक्टर टाइप का है एंड प्रिंटफ में हमने यूज किया हुआ है ए ऑफ 2 डायमेंशनल एरे के केस में अगर मैं सिंगल डायमेंशन के साथ कोई वैल्यू मेंशन करता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर रो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर 1D एरे को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज 2D एरे जो हमारा होता है वो कलेक्शन ऑफ 1D एरे होता है। तो ए ऑफ 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा रो नंबर 2 जो कि हमारी है फेलोस। रो नंबर 0 इज हाई, रो नंबर 1 इज हेलो एंड रो नंबर 2 इज फेलोस। तो ये कोड यहाँ पर सक्सेसफुली रन होगा एंड आपका आउटपुट होगा फेलोस, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the 2 strings s1 and s2 are identical then strcmp function returns। strcmp हमारे पास C में एक फंक्शन है जो कि string.h लाइब्रेरी के अंदर होता है। इसको हम यूज करते हैं कोई भी 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। इस फंक्शन की स्पेशलिटी ये है कि जब भी ये फंक्शन 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है तो एज ए रिटर्न वैल्यू ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये क्या इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ बोथ दी स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, अगर वो दोनों स्ट्रिंग जिनको ये कंपेयर कर रहा है अगर वो सेम है तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा। तो उस केस में strcmp रिटर्न करता है 0, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में ये क्या रिटर्न करता है। तो अगर जब ये 2 स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है उसमें से जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है s1 उसका कोई एक कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग s2 के किसी कैरेक्टर से मैच नहीं होता है तो उन दोनों कैरेक्टर्स की आस्की वैल्यू का डिफरेंस ये रिटर्न करता है। अब जब ये आस्की वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करेगा, सपोज s1 स्ट्रिंग का वो कैरेक्टर जो मैच नहीं हुआ उसकी आस्की वैल्यू ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, s2 स्ट्रिंग के उस कैरेक्टर के कंपेरिजन में जो मैच नहीं हुआ है, तो उस केस में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंड इसी के अपोजिट केस अगर होगा तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आइडेंटिकल के लिए पूछा गया है, उस केस में ये फंक्शन रिटर्न करता है 0। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। नीचे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं इफ s1 इज लेस देन s2 देन एक वैल्यू रिटर्न आएगी जो कि लेस देन 0 होगी। अगर s1 और s2 दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग है उस केस में ये 0 रिटर्न करता है एंड थर्ड केस में इफ s1 इज ग्रेटर देन s2 तो उस केस में ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगी। ये जो इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है जो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगी, ये क्या होगी, उन दोनों कैरेक्टर की आस्की वैल्यूज का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है str1 जिसमें एक स्ट्रिंग आपके पास है वीक 7 असाइनमेंट। नेक्स्ट आपके पास एक स्ट्रिंग है str2, इसमें भी सेम स्ट्रिंग है वीक 7 असाइनमेंट। डिफरेंस ये है कि जो पहली वाली है str1 उसमें डायरेक्ट मैंने डबल कोट्स के अंदर उस स्ट्रिंग को मेंशन किया है और जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है str2 उसमें इस सेम स्ट्रिंग को डिफरेंट कैरेक्टर वाइज मेंशन किया गया है। नेक्स्ट n1 के अंदर लिखा गया है साइज ऑफ str1 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ str1 0 एंड n2 के अंदर है साइज ऑफ str2 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ str2 ऑफ 0।
अब यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि n1 और n2 की वैल्यूज क्या प्रिंट होगी। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिए, जो str1 आपकी स्ट्रिंग है जहाँ पे स्ट्रिंग को डबल कोट्स में इनिशियलाइज किया गया है, इस तरीके के केस में एज ए लास्ट कैरेक्टर /n कंपाइलर खुद इंसर्ट करता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर /0 होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो चुकी है या एंड ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप डबल कोट्स के फॉर्म में किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उस समय /0 कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद इंसर्ट करता है। लेकिन जो सेकंड वाला केस है str2 जहाँ पे आपने स्ट्रिंग को कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइज किया है, तो इस तरीके के केस में कंपाइलर खुद ऑटोमेटिकली /0 को इंसर्ट नहीं करता, हमें मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर जो है हमारा t, उसके बाद में /0 मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब /0 इंसर्ट नहीं होगा। अब हमें साइज ऑफ str1 डिवाइडेड बाय साइज ऑफ str1 0 देखना है। साइज ऑफ str1 मतलब str1 जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी साइज कितनी है, तो उसकी साइज यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टर्स को काउंट करूँ वीक 7 असाइनमेंट में जो कैरेक्टर हैं, तो वो कैरेक्टर हैं आपके 17 कैरेक्टर, और एक और कैरेक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा str1 के केस में /0, तो टोटल होगा 18 कैरेक्टर। तो n1 की वैल्यू आएगी 18, लेकिन जो सेकंड वाला केस है str2 जिसमें कंपाइलर /0 ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं करेगा, तो उस समय आपकी n2 की वैल्यू होगी 17। तो n1 इज 18 एंड n2 इज 17। तो ये आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर होगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, जहां पर एक कैरेक्टर एरे लिया गया है p जिसकी साइज 20 है, उसके बाद एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ली गई है s जिसमें एक स्ट्रिंग दी हुई है स्ट्रिंग string। नेक्स्ट उसके बाद लेंथ इक्वल्स टू strlen s की लेंथ निकाल के उसको लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया है। उसके बाद एक लूप लगाया गया है i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन लेंथ तक, लेंथ मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ आई है। और उस लूप के अंदर क्या किया जा रहा है, जो हमारा कैरेक्टर एरे है p ऑफ i इक्वल्स टू s ऑफ लेंथ माइनस i। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद printf का यूज करके हमने जो हमारा कैरेक्टर एरे है p उसको प्रिंट किया है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या आउटपुट इसका होगा अगर इस कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले strlen फंक्शन को यूज करके लेंथ निकाली गई है s स्ट्रिंग की। इस लेंथ की वैल्यू आएगी 6, string, टोटल 6 कैरेक्टर्स यहाँ पर है, तो लेंथ इसकी आएगी 6। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊं, इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो /0 कंपाइलर खुद इंसर्ट करता है। तो यहाँ पर शायद आप सोच रहे होंगे कि लेंथ जो है वो 7 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंस ये है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था साइज ऑफ str1। साइज ऑफ जो ऑपरेटर है वो /0 को काउंट करता है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं /0 की नहीं, क्योंकि /0 स्ट्रिंग के एंड को टर्मिनेट करता है। यहाँ पर हम साइज नहीं निकाल रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं। तो strlen जो फंक्शन है वो /0 को कभी भी लेंथ में इंक्लूड नहीं करता, इसलिए लेंथ कितनी आएगी 6। यही अगर अभी मैं साइज ऑफ s निकाल रहा होता तब आपका 7 होता। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद जब हमने लूप लगाया i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन 6 तक, तो सबसे पहली बार जब ये लूप रन होगा i की वैल्यू 0 के लिए, तो p ऑफ 0 इक्वल्स टू s ऑफ लेंथ की वैल्यू है 6 और i की वैल्यू है 0, तो s ऑफ 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 आपका होगा 6, मतलब s ऑफ 6 पे जो भी कैरेक्टर है वो p ऑफ 0 पे चला जाए। अब अगर मैं s स्ट्रिंग को जाके चेक करता हूं तो s ऑफ 6 पे आपका कैरेक्टर है /0। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा p नाम के एरे में गया p ऑफ 0 पे, वो गया /0। उसके बाद फिर जो भी कैरेक्टर होंगे 6 माइनस 1 मतलब s ऑफ 5 पे जो भी कैरेक्टर होगा g, देन फिर n, फिर i, फिर r, फिर t, फिर s, इस तरीके से जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टर क्या गया मेरे कैरेक्टर एरे p में /0, उसके बाद रिमेनिंग जो भी कैरेक्टर गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली जो है वो ये है कि सबसे पहला कैरेक्टर क्या गया p नाम के एरे में /0। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी ऐसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने जा रहे हैं, जब हम नीचे printf में p को प्रिंट कर रहे हैं, जब आप किसी ऐसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट कैरेक्टर /0 है, तो उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा।
क्योंकि /0 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग के एंड को। तो अगर पहला ही कैरेक्टर /0 है तो कंपाइलर ने देखा कि स्ट्रिंग तो एंड हो चुकी है, तो कोई भी कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आउटपुट होगा नो आउटपुट इज प्रिंटेड, ऑप्शन डी। ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में वो सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया। तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो आउटपुट इज प्रिंटेड। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस कांटेक्ट नंबर पे या इस मेल आईडी पे, और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर फिर से लेके आएंगे जिसमें इसी तरीके से कुछ लॉजिकली क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए होंगे जो आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।